स्वागत है आप सबका फिर से आरएसबी क्लासेस में। तो अभी जैसे सीसीएस यूनिवर्सिटी के एग्जाम चालू है तो उनके हम बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद में एमए फर्स्ट ईयर वालों का एग्जाम आने वाला है तो उनके क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अभी ये बीए फर्स्ट ईयर प्राइवेट वालों का क्वेश्चन देंगे, इसके 30 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। अब इसके मतलब आगे वाले क्वेश्चन का रिविजन करेंगे 30 से बाद में। अब तो अभी इसका जो 31वां क्वेश्चन है वो उसके बारे में बात करेंगे और उससे रिविजन करेंगे। तो अभी ये तो 31वां क्वेश्चन हो गया। हर्षवर्धनकालीन दो स्त्रोतों के नाम लिखिए। हर्षवर्धनकालीन दो स्त्रोतों के नाम लिखिए। हर्षवर्धनकालीन दो स्त्रोत, बाणभट्ट द्वारा लिखित हर्षचरित्र और हेनचांग का यात्रा विवरण। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र अपना ग्रंथ लिखा या पुस्तक जो भी बोल सकते हैं, और हेनचांग ने अपनी पुस्तक लिखी सी यू की। तो अब हेनचांग और हर्षवर्धन के बारे में थोड़ी बातें। हर्षवर्धन हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन ने अपने राज्यारोहण के समय जब अपना तिलक कर मतलब शासक बना हुआ राज्य गद्दी पर बैठा तो उसने हर्ष संवत चलाया। हर्ष की राजधानी थी कन्नौज। तो हर्ष संवत चलाया हर्षवर्धन ने। इसके अलावा 2 संवत और है जिनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विक्रम संवत और शक संवत। शक संवत 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा चलाया गया और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा चला गया। अब ये याद रखना, हर्ष संवत हर्षवर्धन 606 ईस्वी में, और इसके बाद शक संवत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी, और विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व ये हो गया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और शक संवत और विक्रम संवत में 135 साल का डिफरेंस है। तो अब इसके बारे में थोड़ी बातें। रवि कीर्ति के 634 ईस्वी के एलोहल, रवि कीर्ति ने एक एलोहल अभिलेख में 634 ईस्वी में हर्ष के बारे में लिखा कि हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर युद्ध किया और इस युद्ध में हर्षवर्धन पराजित हुआ। हर्षवर्धन नर्मदा नदी पर युद्ध किया पुलकेशिन द्वितीय से और इस युद्ध में वह पराजित हो गया। यह युद्ध 630 ईस्वी से 634 ईस्वी तक चला। हर्षवर्धन का अंतिम युद्ध 643 ईस्वी में गंजाम या कागोंद का युद्ध। हर्षवर्धन ने अपना अंतिम युद्ध गंजाम या कागोंद का युद्ध 643 ईस्वी में लड़ा। अब हेनचांग हेनचांग की पुस्तक सीयू की। हेनचांग ने अपनी पुस्तक लिखी सीयू की। हेनचांग का जन्म 600 ईस्वी में हुआ। वह 629 ईस्वी में भारत के लिए रवाना हुआ और सर्वप्रथम वह भारत के कपिसा पहुंचा। बाद में हर्ष की राजधानी कन्नौज, जो पहले राजधानी थानेश्वर थी, थानेश्वर से हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। नालंदा में शिक्षा ग्रहण की। उस समय वहाँ के आचार्य शीलभद्र थे। आचार्य आप एक सकते अभी के लिए बोल सकते हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल शीलभद्र थे जिस समय हेनचांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। कन्नौज की धर्मसभा की अध्यक्षता हर्षवर्धन ने 643 ईस्वी में की। हेनचांग ने 643 ईस्वी में कन्नौज की जो धर्मसभा थी वहाँ की अध्यक्षता करने के बाद वह 644 ईस्वी में वापस चला गया। वह 15 वर्षों तक भारत रहा और उसने अपनी पुस्तक लिखी सीयू की। हर्षचरित बाणभट्ट, जो बाणभट्ट द्वारा हर्षचरित लिखी गई उसमें 8 अध्याय है। और वर्धन वंश, हर्षवर्धन मतलब हर्ष उसके पहले के राजा जिसने वर्धन वंश को स्थापना की, पुष्यभूति वर्धन, संस्थापक पुष्यभूति वर्धन। इस वंश का 2 नाम है, वर्धन वंश भी बोल सकते हैं और पुष्यभूति वंश भी। अब 32वां क्वेश्चन, इसमें क्या है, किन्हीं 2 विदेशी लेखकों के ऐतिहासिक वृत्तांतों के नाम लिखिए। विदेशी लेखक, इसमें होगा हेरोडोटस, ये हो गया हिस्टोरिका, इसने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। और उसके बाद हो गया युद्ध का इतिहास, ये हो गया एरिस्टोबुलस। हेरोडोटस और एरिस्टोबुलस। अब इनमें थोड़ी सी बात कर ले रहे हैं। जो हेरोडोटस है इतिहास का पिता माना गया, परंतु इससे पहले भी भारत के बारे में कुछ लिखने वाले 2 लेखक हैं, उनके नाम है, परंतु वे कभी भारत के बारे में नहीं लिखा कि उन्होंने वे उस टाइम कोई भी भारत नहीं आ पाया। उसने सिंध तक भारत में मतलब ईरानी शासकों ने सिंध तक पहले विजय प्राप्त की तो वहाँ तक के बारे में उसने लिखा गया। उससे पहले के लेखक है ये स्काईलेक्स और हिकेटियस मिलेट्स। ये 2 लेखक हैं जो हेरोडोटस से पूर्व का, ये दोनों हेरोडोटस के पूर्ववर्ती है, स्काईलेक्स और हिकेटियस। ये ईरानी शासक ये मतलब यूनानी शासक दारा के साथ भारत आए। भारत नहीं बोल सकते, सिंध तक बोल सकते हैं। और ओने सिक्रेटस, इसने सिकंदर की जीवनी लिखी। इस इतिहासकार ने बहुत क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि सिकंदर की जीवनी किसने लिखी, तो ये हो गया ओने सिक्रेटस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, ये हो गया, किन्हीं 2 विदेशी राजदूतों के नाम लिखिए। किन्हीं 2 विदेशी राजदूत, ये हो गया मैगस्थनीज, जिसे मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। ये आया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका में इसने भारत में गुलामी के बारे में बताया। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हो गया डाइमेकस, यह है सीरिया राजा एंटियोकस के राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में आया।
यह बिंदुसार के दरबार में आया डाइमेकस, यह एंटियोकस का राजदूत था। और इसमें कितने दिए गए है, किन्हीं दो विदेशी राजदूत मैगस्थनीज की इंडिका और डिमार्क्स, ये बिंदुसार के, ये डिमार्क्स या डाइमेकस आप कुछ भी बोल सकते हैं, लिखने में फर्क है, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया गया है। डिमार्क्स या डाइमेकस ये बिंदुसार के दरबार में आया। और उसके अलावा एक और है डायोनीसियस, ये है मिस्र के राजा टोलमी द्वितीय फिलडेल्फस के राजदूत के रूप में अशोक के दरबार में भारत आया, अशोक के दरबार में आया डायोनीसियस, अशोक के दरबार में डायोनीसियस आया। तो इसमें 2 लिख रहे हैं, मैं आपको 3 बता दिए। तो अब क्वेश्चन नंबर 34, प्राचीन भारतीय इतिहास के किन्हीं 2 अभिलेखों के नाम लिखिए। प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेख, हाँ इसमें क्वेश्चन बैंक में दिए हुए समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ लेख और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। और इसके अलावा थोड़े और अभिलेख के बारे में जान लेते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया जो कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार राजा रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख गिरनार राजा रुद्रदामन। और नासिक अभिलेख हो गया गौतमी बलश्री, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ये कि क्वेश्चन बैंक में 2 है, मैं आप लोग को 4 बता दिए, तो इसमें से कुछ के नाम तो आप लोग को याद ही रहेंगे अगर उसमें पूछ लेता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 35, ये आप लोग इससे पढ़ सकते हैं क्योंकि जनपद और महाजनपद से आप लोग क्या समझते हैं, ये आप लोग क्वेश्चन बैंक में से पढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36, ये हो गया 2 महाजनपद के नाम लिखिए। महाजनपद उस टाइम में 2 महाजनपद, ये होगा इसमें दिया है काशी और मगध। काशी, इसकी राजधानी थी वाराणसी, और मगध की राजधानी थी गिरिवज और राजगृह। मगध का जो संस्थापक है वो बिंबिसार, वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना गया है, मगध का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। और उसकी राजधानी गिरिवज और राजगृह। अंग चंपा और कौशल श्रावस्ती। और अथर्ववेद में काशी का उल्लेख किया गया है, अथर्ववेद में उल्लेख है काशी का। अब क्वेश्चन नंबर 37, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 2 गणराज्यों के नाम लिखिए। तो 2 गणराज्य हो गए कपिलवस्तु के शाक्य और कुशीनगर के मल्ल। इसके अलावा याद रखने वाले हो गए ये पावा के मल्ल और रामग्राम के कोलिय। तो ये चार बता गए, कपिलवस्तु के शाक्य, कुशीनगर के मल्ल और पावा के मल्ल और रामग्राम के कोलिय। बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे, महात्मा बुद्ध के समय 10 गणराज्य थे। क्वेश्चन नंबर 38, ये हो गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 4 प्रमुख व्यापारिक जनपदों के नाम लिखिए। 4 प्रमुख व्यापारिक जनपद कंबोज, कौशाम्बी, कौशल और वाराणसी। उसके अलावा अस्मक और गांधार आप लोग लिख सकते हैं, कंबोज, कौशाम्बी, कौशल, वाराणसी। वाराणसी जो काशी की राजधानी थी। उसके अलावा अस्मक और गांधार ये सब भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अंगुत्तर निकाय में वर्णित 4 महाजनपद। अंगुत्तर निकाय, ये अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, एक इनमें जैन ग्रंथ है और एक बौद्ध धर्म। 16 महाजनपदों का सब उल्लेख है, अगर किसी उसमें पूछा जाए किस ग्रंथ में वर्णित है, लिखित है, तो ये हो गया अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। जो भगवती सूत्र है इसमें सबसे पहले 16 महाजनपदों का उल्लेख, और ये भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है भगवती सूत्र किस धर्म से संबंधित है, तो भगवती सूत्र जैन धर्म से, और अंगुत्तर निकाय ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इनमें 16 महाजनपद का उल्लेख है। इसमें 4 महाजनपद के बारे में दिए गए, इसमें 16 के बारे में है, तो आप किन्हीं भी 16 में से किन्हीं 4 के नाम आप लोग इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें अंग, मगध, वत्स और पांचाल, इसमें 4 दिए गए, आप 16 में से किन्हीं भी 4 के बारे में आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के गुरु का नाम लिखिए। सिकंदर, सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, और अरस्तु के गुरु का नाम हो गया प्लेटो। सिकंदर का गुरु अरस्तु और अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ, और इसके पिता फिलिप 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। इसका पिता फिलिप, इसके पिता का नाम फिलिप, और वह 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। 356 ईसा पूर्व सिकंदर का जन्म हुआ। भारत में इसने आक्रमण 326 ईसा पूर्व किया। और इसके प्रिय घोड़े का नाम है बाऊ केफला, और उसके बाऊ के अपने घोड़े के मतलब अपने प्रिय घोड़े के नाम पर इसने एक नगर की स्थापना भी की। बाऊ केफला नाम से इसने नगर बसाया। और इसकी सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। अब 41वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, ये हो गया सिकंदर ने किन महापुरुषों को अपना आदर्श बनाया। सिकंदर ने जिन्हें अपना आदर्श माना, हरकुलिस और साइरस। हरकुलिस के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, कुछ लोग अफवाह मानते हैं कोई कुछ। तो साइरस के बारे में बात करेंगे। साइरस, भारत पर ईरानी आक्रमण, जो ईरानी दारा के बारे में पहला आक्रमण बताया गया, यह उसका पूर्वज था। तो साइरस, भारत पर ईरानी का पहला आक्रमण, पहला असफल आक्रमण साइरस द्वारा किया गया। इसने 550 ईसा पूर्व आक्रमण किया। फिर उसके बाद डेरियस या दारा प्रथम ने सफल आक्रमण किया। इसने 516 ईसा पूर्व गांधार सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। तो सबसे सफल आक्रमण हुआ सबसे पहले साइरस 550 ईसा पूर्व, और उसके बाद दारा या डायरस प्रथम, इसने 516 ईसा पूर्व गांधार और सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। अब क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 ये हो गया
किस भारतीय शासक ने पोरस के विरुद्ध सिकंदर की सहायता की? जब सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व आक्रमण किया तो भारत के एक शासक ने सिकंदर की सहायता की। तो शासक का नाम था आम्बिक या आम्भी ने पोरस के विरुद्ध सिकंदर की सहायता की, आम्भी ने। और इसमें 326 पूर्व सिकंदर की सहायता, यह गांधार का शासक था और इसकी राजधानी थी तक्षशिला। यह सिंधु और झेलम के बीच में वृत्तांत क्षेत्र था। सिंधु और झेलम नदी के बीच में गांधार राज्य था, उसकी राजधानी थी तक्षशिला और वहाँ के राजा अम्बी ने सिकंदर की सहायता की पोरस के विरुद्ध लड़ने में 326 ईसा पूर्व। क्वेश्चन 43वां क्वेश्चन, सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार कौन था? सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार टोलमी था। टोलमी ने भारत का भूगोल नाम की पुस्तक लिखी। अब क्वेश्चन नंबर 44, ये क्या है? झेलम का युद्ध कब और किन के मध्य हुआ? ये मैं बता चुका अभी। 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ, तो इसे झेलम और वितस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ये या तो ये पूछेगा कि सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ, तो आप लोग बोल सकते हैं 326 ईसा पूर्व। उसके बाद वो पूछेगा या पूछ सकता है कि झेलम या वितस्ता का युद्ध कब और किन के बीच हुआ, तब बोल सकते हैं 326 ईसा पूर्व और सिकंदर और पोरस के मध्य हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 कहाँ पे है? सिकंदर द्वारा स्थापित किन्हीं दो नगरों के नाम लिखिए। सिकंदर द्वारा स्थापित नगर अलेक्जेंड्रिया, कोहिदमन वाले और बाउकेफला। झेलम ये अपने घोड़े के नाम पर लिखा उसने, बुसेफला या बाउकेफला, ये जो उसका प्रिय घोड़ा था उसके नाम पर उसने झेलम के तट पर यह नगर बसाया। और कांधार में सिकंदरिया नामक नगर बसाया। सिकंदर ने नगर बसाए अलेक्जेंड्रिया और बाउकेफला अपने घोड़े के नाम पर, और कांधार में सिकंदरिया नामक नगर बसाया। अब क्वेश्चन नंबर 47, सिकंदर के भारतीय आक्रमणों के दो महत्वपूर्ण प्रभाव का वर्णन कीजिए। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उनसे भारत के लोगों पर या भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? उसमें सबसे पहला फायदा भारत वालों का यह हुआ कि भारत में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, राष्ट्रीय भावना की विकास हुआ, उदय हुआ, राष्ट्रीय भावना उदय हुई कि मतलब लोगों को लगा कि अकेला हम पे लड़ रहा, तो छोटे छोटे जो राज्य थे आपस में मिलजुल के लड़ने लगे एक साथ। तो इसमें सबसे पहला गया है राष्ट्रीय भावना की एकता में विकास, और फिर हो गया इसमें जो छोटे छोटे राज्य बड़े राज्य में विलीन, राजनीतिक एकीकरण, जो छोटे राज्य बड़े राज्यों में विलीन हो गए, राजनीतिक एकीकरण हुआ। उसके बाद गांधार शैली और मूर्तिकला का विकास, जब उन्होंने आक्रमण किया तो वहाँ के कुछ लोगों ने से आक्रमण के बाद गांधार शैली और मूर्तिकला का विकास हुआ। भारत में पहले आहत मुद्रा प्रचलन था, उसके बाद लेख वाले सिक्के सबसे पहले जब यूनानी ने भारत पर हमला किया तो उसके बाद चालू हुए। सिकंदर के हमले के बाद भारत में उससे पहले आहत सिक्कों का प्रचलन था, उसके बाद आहत मुद्रा के स्थान पर लेख वाले सिक्का का प्रचलन हुआ, भारतीयों के रणकौशल से आतंकित। अब क्वेश्चन नंबर 48, हर्यक वंश का पहला प्रतापी शासक कौन था? हर्यक वंश की स्थापना करने वाला था बिंबिसार। हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व से, मतलब हर्यक वंश की स्थापना 545 ईसा पूर्व बिंबिसार ने की, और बिंबिसार का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक रहा। बिंबिसार का शासनकाल 545 ईसा पूर्व से 492 या 93, आप लोग बोल सकते हैं, किसी बुक में 92 लिखा होता है, किसी बुक में 93, तो 492 और 93 ईसा पूर्व तक रहा बिंबिसार। उसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हर्यक मतलब बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, और अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी, तो इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, हर्यक वंश या पितृहंता वंश भी। बिंबिसार ने अपने राज्य को मतलब बढ़ाने के लिए लिच्छवी की राजा चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। बिंबिसार की पत्नी हो गई चेलना, जो लिच्छवी राजा चेटक की पुत्री थी। उसके बाद कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। पहले चेलना, फिर महाकौशला प्रसेनजित की जो बहन थी उससे विवाह किया। उसके बाद इसने हो गया मगध देश की राजकुमारी क्षेमा से विवाह, तो इसने क्षेमा से विवाह किया जिससे इनका राज्य मजबूत हो गया। तो इसने हर्यक वंश की राज्य की मतलब बढ़ावा करने के लिए विवाह किया। सबसे पहला ज़्यादातर ये पूछा जाएगा कि चेलना चेटक की पुत्री, और उसके बाद प्रसेनजित की बहन महाकौशला, इतना काफ़ी रहेगा। और अजातशत्रु इसका हर्य बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने बिंबिसार का वध किया। बिंबिसार का पुत्र हो गया अजातशत्रु का पुत्र हो गया उदयन, मतलब पहले बिंबिसार की हत्या करने वाला अजातशत्रु और अजातशत्रु की हत्या करने वाला उदयन। आंसर नंबर वो क्वेश्चन नंबर 49।
49 मगध के साम्राज्य के संस्थापक के नाम लिखिए। मगध राज्य का, जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को माना गया है। उसके बाद अजातशत्रु और फिर तो बाद में अलग अलग शासक होते चले गए। और अजातशत्रु उसके बाद पहला बिंबिसार, और बिंबिसार के बाद अजातशत्रु 492 या 93 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व तक। और बिंबिसार जो है बृहद्रथ की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिंबिसार किसकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा, तो उसमें बृहद्रथ की हत्या करके बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। उसमें कुछ लोग जो मतलब ज़्यादा गहराई में जाके पूछ सकते हैं, तो ये बोला जाएगा कि बृहद्रथ के जो सेनापति थे उसने बृहद्रथ की हत्या कर दी और उसके बाद उसने शासन किया। तो ये तो ज़्यादा गहराई वाली बात है, इतने आपसे नहीं पूछेगा। तो अभी बस इतना याद रखिए, बिंबिसार बृहद्रथ की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 हो गया, अजातशत्रु किस राज्य से संबंधित था। तो ये बता चुका मैं कि अभी बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, मगध राज्य से संबंधित था। ये भी बता चुका बिंबिसार को मगध राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 51, अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई। ये मैं अभी चारों बौद्ध संगति के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि सब मिला के टोटल 4 बौद्ध संगति हुई, और इनके बारे में आप लोग पढ़िए कि इसमें क्या है कि क्या गया। क्वेश्चन नंबर 51 अजातशत्रु के शासनकाल में कौन सी बौद्ध संगति हुई। तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई प्रथम बौद्ध संगति। ये हुई 483 ईसा पूर्व, जिस दिन भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उस दिन ये 483 ईसा पूर्व इसे मतलब इसकी शुरुआत हुई। और फिर उसके बाद में 100 साल बाद तो प्रथम पहली बौद्ध संगति हुई 483 ईसा पूर्व। और इसमें 500 बौद्ध भिक्षुओं या श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिसे पंचसती का भी कहा गया। 500 बौद्ध भिक्षुओं ने जिसमें भाग लिया, तो इसमें इसे पंचसती का भी कहा गया। और यह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, और इसके अध्यक्ष थे पूर्ण महाकश्यप। ज़्यादातर बुक में महाकश्यप दिया गया है कि महाकश्यप पूर्ण ही हटा दिया गया, तो आप लोग लिखिए। तो इसकी अध्यक्षता की पूर्ण महाकश्यप ने। यह अजातशत्रु के समय हुई प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व, जिस दिन भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई उसी दिन ये प्रथम बौद्ध संगति हुई। द्वितीय बौद्ध संगति उसकी पहली बौद्ध संगति के 100 साल बाद 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगति। यह कालाशोक या काकवण जो शिशुनाग वंश से था, ये हर्यक वंश का हो गया अजातशत्रु। उसके बाद कालाशोक या काकवण ये शिशुनाग वंश के ये मतलब कालाशोक या काकवण शिशुनाग वंश से संबंधित था। ये एक बार आपके CCS यूनिवर्सिटी ने शायद 2017 या 18 में क्वेश्चन 17 या 18 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि शिशुनाग वंश के किसी राजा का नाम लिखिए। तो उसमें कालाशोक या काकवण, तो कालाशोक या काकवण के समय द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व इसकी अध्यक्षता की सबकामी ने। सबकामी या सबकामी सर्वकामी आप लोग बोल सकते हैं। इसमें 700 बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया, उसे सप्तसती का भी कहा गया। पहली को पंचसती का, उसमें 500 ने भाग लिया, दूसरी में 700 ने भाग लिया, इसे सप्तसती का भी कहा गया। तृतीय बौद्ध संगति ये 100 साल बाद ना होके तो थोड़ी जल्दी हो गई, तो ये 200 तृतीय बौद्ध संगति हुई 200 नहीं, ये हो गई 251 ईसा पूर्व। ये हुई अशोक के समय हुई, और उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने की। तृतीय बौद्ध संगति अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस, और ये मौर्य शासक अशोक के समय हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति ये प्रथम शताब्दी में हुई। इसमें ज़्यादा समय लग गया, 100 साल बाद ना हो गए, थोड़ी देर में हुई। ये चतुर्थ बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी में हुई, मतलब ईस्वी के बाद में। तो इसकी अध्यक्षता की वसुमित्र ने, और यह कनिष्क के समय हुई। और इस चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध में 2 शाखा में बट गए। बौद्ध भिक्षु 2 शाखा में बट गए, हीनयान और महायान 2 भागों में विभाजन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट और फिर 52 52वां क्वेश्चन क्या है, मगध साम्राज्य किन्हीं 3 प्रसिद्ध राजवंशों के नाम लिखिए। मगध राज्य के किन्हीं 3 राजवंश। सबसे पहला आर्यक वंश, ये हो गया 545 या 544 में इसकी स्थापना हुई। हर्यक वंश बिंबिसार ने स्थापना की। और शिशुनाग वंश, इसकी स्थापना शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। फिर बात है नंदवंश की स्थापना महापद्मनंद ने की। ये है इसकी स्थापना 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारकर हराकर उसे अपना मतलब मगध की गद्दी पर बैठा, तब इस वंश का अंतिम शासक महापद्मानंद ने स्थापना, और धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य पराजित करके मगध की गद्दी पर बैठा। तो ये 3 वंश हो गए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंदवंश। तो आगे बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताया जाएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप लोग को कुछ समझना है या कुछ वीडियो में सही समझना है या कुछ दिक्कत लगे तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जल्दी आपको अगली वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।